नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो आप सभी को बताते चलें कि डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो भी बीते समय में बीते दिनों में प्रमुख खबरें रहती हैं या छुटी हुई खबरें रहती हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास रहता है आरजीएस का। और इसमें एमसीक्यू और उसकी व्याख्या के माध्यम से जो भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो शामिल किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यानी 12 से 18 मई पहला कथन कह रहा है 12 से 18 मई तक 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा 2025 मनाया गया। और दूसरा कथन है स्टार रेटिंग ऑफ स्कूल्स ने इस सप्ताह को जीवन के लिए सड़कें, मेक वॉकिंग सेफ एंड और हैशटैग मेक साइकिलिंग सेफ थीम के साथ मनाने की बात कही है। तो यहाँ पर सही कथन की डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारे सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो अभी 12 से 18 मई 2025 तक संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा और दुर्घटना की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मनाया जाएगा। यह सप्ताह पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने के लिए साक्ष्य आधारित उपायों पर केंद्रित होगा। स्टार रेटिंग फॉर स्कूल्स ने भी इस सप्ताह को जीवन के लिए सड़कें, मेक वॉकिंग सेफ एंड मेक साइकिलिंग सेफ थीम के साथ मनाने की बात कही है। तो ये थीम आप याद रखिएगा, जीवन के लिए सड़कें, मेक वॉकिंग सेफ, मेक साइकिलिंग सेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करें तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। 8वां संस्करण हो रहा है इस बार। तो इस वर्ष यह सुरक्षित पैदल चलना और साइकिल चलाना पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाने के लिए साक्ष्य आधारित उपायों का आह्वान करेगा। इसका लक्ष्य क्या है? तो साइकिल चलाना और सड़क सुरक्षा और दुर्घटना की रोकथाम के बारे में बढ़ावा देना। थीम की बात करें तो जीवन के लिए सड़कें, मेक वॉकिंग सेफ और मेक साइकिलिंग सेफ। साझा प्रयास इसमें बात करें तो यह सप्ताह जो है इस सप्ताह जो है सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और समुदायों को जन केंद्रित नीतियां तैयार करने, सड़कों तथा वाहनों को सुरक्षित बनाने और गति सीमा को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य महाराष्ट्र है। और दूसरा कथन कह रहा है वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सही विकल्प का चयन करना है। तो केवल एक, यहाँ पर बी है केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी न ही एक और न ही दो। तो गलत कथन नहीं चूज करना है, यहाँ पर सही चूज करना है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि दूसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो वर्ष 2024 में जीएसटी संग्रह के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र वह राज्य है जिसने जीएसटी संग्रह में लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। कर्नाटक की बात करें तो यह राज्य जीएसटी संग्रह में दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
अन्य राज्य की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मई 2024 में महाराष्ट्र में जीएसटी संग्रह सबसे अधिक था। सितंबर 2024 में भी महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह में सबसे आगे था। फरवरी 2025 में भी महाराष्ट्र जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य था और अप्रैल 2024 में महाराष्ट्र ने पूर्ण संख्या में जीएसटी संग्रह में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अक्टूबर 2024 में भी महाराष्ट्र का जीएसटी संग्रह सबसे अधिक था। जीएसटी संग्रह की बात करें तो अप्रैल में देश भर का वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कलेक्शन अब तक के इतिहास में सर्वाधिक रहा है और वर्ष 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। उसके बाद बीते वर्ष अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था, लेकिन बीते महीने में यह रिकॉर्ड भी टूट गया। अप्रैल में 2.37 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, जो सालाना आधार पर 12.6% अधिक रहा है। इससे पहले मार्च 2025 में टैक्स कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रुपए था। अब चलिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस पर एक मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैसे अभी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक रहा है, क्या यह भारत जैसे देश में उपयोगी है? तो आप लोग जब इकोनॉमी की क्लास किए होंगे तो वहाँ पर प्रगतिशील कर पद्धति और प्रतिगामी कर पद्धति जो है पढ़े होंगे। तो ये जो है एक प्रकार का प्रतिगामी कर पद्धति है, यानी जो अमीर है, ठीक है, उससे भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा है और जो अमीर गरीब है उससे भी उतना ही टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। यानी जो अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति दोनों मान लीजिए सेम प्रकार के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे बिस्किट ही हो गया, तो बिस्किट खरीदा तो उस जितना इन्होंने टैक्स दिया उतना इन्होंने भी टैक्स दिया, तो ये प्रतिगामी टैक्स होता है, ठीक है। वहीं प्रगतिशील की बात करें तो जिसकी इनकम उतना वो टैक्स भरे, जिसकी इनकम कम तो वो टैक्स कम भरे, तो ये प्रगतिशील होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या यह भारत जैसे देश में सही है या नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र ने दिया सबसे अधिक जीएसटी। राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र ने बीते महीने 41,645 करोड़ रुपए का जीएसटी दिया है, जबकि बीते वर्ष अप्रैल में महाराष्ट्र ने 37,671 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है। तो अब ये मुंबई जो है जान रहे होंगे, जो हमारा महाराष्ट्र है वो समृद्ध भी है और ज़्यादातर वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, इसलिए वहाँ से टैक्स कलेक्शन भी हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री भी वहीं पर है। तो सालाना आधार पर राज्य के टैक्स कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी आई है। इसी तरह से कर्नाटक का जीएसटी कलेक्शन भी 11% बढ़ करके 17,815 करोड़ रुपए रहा है। उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो हरियाणा में 14,057 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोकल केलर नाम के गांव में जारी है। तो यहाँ पर सही कथन को पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ऑपरेशन केलर भी, ये आप याद रखिएगा, और ये कहाँ पर किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने 13 मई को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन केलर लॉन्च किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में आतंकियों को ढूंढकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। सेना ने अब तक 3 आतंकी मार गिराए हैं। सेना ने इसका नाम ऑपरेशन केलर क्यों रखा है, तो 13 मई की दोपहर 12
53 मिनट पर भारतीय सेना के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन यानी ADGPI ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन केलर की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा कि भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यानी RR विंग को खुफिया सोर्सेज से शोपियां के सोकल केलर इलाके में आतंकियों के होने की जानकारी मिली है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन केलर रखा गया। इसके बाद भारतीय सेना ने सर्च एंड डिस्ट्रॉय यानी ढूंढो और उसे नष्ट करो यानी आतंकियों को ढूंढ कर मारने का ऑपरेशन लॉन्च किया। दरअसल ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के सोकल केलर नाम के गांव में जारी है। ये गांव शोपिया के केलर ब्लॉक में आता है। ये शोपिया कस्बे से 12.5 किलोमीटर और श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा है जिसे सुखरू फॉरेस्ट कहा जाता है। इस इलाके से अक्सर आतंकी गतिविधियों की खबरें आती रहती हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो जल संसाधनों की सुरक्षा और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने 10 मई 2025 को ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों राज्यों के चयनित जिलों, विशेष रूप से विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश क्षेत्रों में जल संकट को कम करना और सिंचाई व्यवस्था को में सुधार करना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 10 मई 2025 को भोपाल में एक अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक के दौरान ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की मानी जा रही है और इसे 90% केंद्रीय वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है। यह पहल जल संसाधनों की सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो संबंधित राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। MOU पर हस्ताक्षर कब हुए? 10 मई 2025 को। कहाँ पर हुआ? तो भोपाल में अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक में। और अनुमानित लागत 19,244 करोड़ रुपए आंका गया है। अपेक्षित केंद्रीय वित्त पोषण की बात करें तो 90% है और इससे कुल जल उपयोग कितना होगा? तो जो कुल जल उपयोग होगा वो 31.13 TMC होगा। TMC का मतलब क्या हुआ? 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश 11.76 TMC का उपयोग करेगा। महाराष्ट्र जो है 19.36 TMC का उपयोग करेगा। परियोजना के उद्देश्य और विशेषताओं की बात करें तो इसका उद्देश्य जल संकट का समाधान करना है, पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और सिंचाई को बढ़ावा देना है। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, खंडवा यानी कुल मिलाकर के 1,23,082 हेक्टेयर लाभान्वित होंगे। वहीं महाराष्ट्र का जलगांव, अकोला, बुलढाणा और अमरावती कुल मिलाकर के 2,34,706 हेक्टेयर लाभान्वित होगा। भूमि उपयोग की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3,362 हेक्टेयर भूमि का उपयोग होगा और पुनर्वास व विस्थापित की आवश्यकता नहीं होगी। सिंचाई प्रभाव की बात करें तो 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। रिचार्ज परियोजना का दर्जा जो है दुनिया की सबसे बड़ी जल रिचार्ज योजना मानी जा रही है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिला है और जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस परियोजना का विचार 1990 के दशक में आया था, जब श्री फडणवीस नागपुर के मेयर बने थे। ठीक है। नियंत्रण बोर्ड की बैठक 25 वर्षों बाद पहली बैठक हुई है, जो 2000 में पहले हुई थी और अगली बैठक अक्टूबर
2025 में प्रस्तावित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो पोर्टर, जेप्टो, जेस्पे और इनमें से कोई नहीं। तो अभी जो है पोर्टर जो है भारत का तीसरा यूनिकॉर्न बना है। चलिए, तो भारत के ऑन डिमांड लॉजिस्टिक स्टार्टअप पोर्टर ने हाल ही में एक बड़ी फंडिंग उठाई है। इसके बाद अब यह स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया। कंपनी ने हाल ही में सीरीज एफ फंडिंग राउंड में $200 मिलियन यानी करीब 1700 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व कदारा कैपिटल और वेलिंगटन मैनेजमेंट ने किया। वहीं मौजूदा निवेशक विट्रुवियन पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया है। चलिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, भारत का जो आकाश तीर है ये एयर डिफेंस सिस्टम है और एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। डीआरडीओ, इसरो और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों विकल्प हमारे सही हैं। तो चलिए हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं। तो आकाश तीर के बारे में बात करें तो यह एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। इसे किसने मिलकर के विकसित किया है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर के विकसित किया गया है। प्रणाली पूरी तरह से देसी तकनीक पर आधारित है। एआई वार क्लाउड भी कहा जाता है। संभवतः पहला पूर्णतः ऑपरेशन क्लाउड जो पूरी तरह से स्वदेशी है। आकाश तीर का उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, यूएवीज और लाइटरिंग म्यूनिशन को रोकना है। यह प्रणाली कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की निगरानी, सटीक लक्ष्य चयन और तेज प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। प्रणाली चलायमान यानी मोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक हम ले जा सकते हैं और शत्रु प्रभावित क्षेत्रों में संचालन में आसानी रहती है। आकाश तीर की कार्यप्रणाली और युद्ध में उपयोग की बात करें तो यह जो है C4ISR सिस्टम यानी कमांड, C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, ये 4C हो गए, और इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉग्निजेंस का हिस्सा है। रिकॉग्निजेंस मतलब ये टोही का कार्य करता है। इसरो उपग्रहों और नाविक जीपीएस से प्राप्त डाटा के साथ कार्य करता है। ठीक है, तो उपग्रह के साथ साथ नाविक का भी उपयोग करता है। नाविक का फुल फॉर्म क्या है? तो नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन है, और इसके जरिए और जीपीएस से प्राप्त डाटा के साथ कार्य करता है। इसमें 3D टैक्टिकल रडार, लो लेवल लाइट वेट रडार और आकाश वेपन सिस्टम एकीकृत किए गए हैं, यानी तीनों एक साथ जोड़े गए हैं। स्वचालित रूप से लक्ष्य पहचान सकता है, ट्रैकिंग कर सकता है और प्रहार करने में सक्षम है। मानव हस्तक्षेप के बिना एआई द्वारा ड्रोन लक्ष्य का चयन करता है, मार्ग बदलता है और समन्वित हमले करता है। स्टील्थ मोड में कार्य करता है। पाकिस्तान द्वारा 8 से 9 मई 2025 को किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को आकाश तीर ने सफलतापूर्वक नाकाम किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र किस देश में शुरू हुआ? तो जर्मनी, जापान और दानिश और स्वीडन। यहाँ पर दानिश नहीं होना चाहिए, डेनमार्क होना चाहिए। और राइट आंसर भी हमारा क्या है? डेनमार्क है। तो डेनमार्क द्वारा विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं ई मेथनॉल संयंत्र है क्या।
तो विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तरीय ई मेथनॉल संयंत्र होगा। डेनमार्क के कासो क्षेत्र में स्थित यह 13 मई 2025 को चालू हुआ। संयंत्र की लागत लगभग 150 मिलियन यूरो है, जो लगभग 1390 करोड़ के लगभग है। संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता 42,000 मीट्रिक टन ई मेथनॉल है। संयंत्र को संयुक्त रूप से यूरोपियन एनर्जी यानी डेनमार्क और मित्सुई जापान ने स्थापित किया है। तो डेनमार्क की यूरोपियन एनर्जी और मित्सुई जो जापान की है, दोनों ने मिलकर के इसे स्थापित किया है। ई मेथनॉल नवीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस प्लांट या कचरा जलाने से प्राप्त CO2 का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, हाइड्रोजन मुक्त कराया जाता है और उसके द्वारा फिर जो है ये ई मेथनॉल बनाया जाता है। संयंत्र से उत्पन्न अतिरिक्त गर्मी का उपयोग आसपास के 3300 घरों को गर्म करने में किया जाएगा। चूँकि यह यूरोपीय कंट्री है और वहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही रहती है, तो घरों में जो हीटिंग है वो किसी न किसी माध्यम से देना रहता है। तो वहाँ पर घरों में जो हीटिंग की प्रक्रिया है, 3300 घर ऐसे होंगे जहाँ पर गर्म करने में सुविधा मिलेगी। ई मेथनॉल का उपयोग ग्राहक और भविष्य की योजनाओं की बात करें तो ई मेथनॉल एक हरित यानी ग्रीन और शून्य उत्सर्जन ईंधन है, जो परंपरागत फॉसिल मेथनॉल का विकल्प बन सकता है। प्रमुख ग्राहक है तो मार्स्क है और विश्व की एक बड़ी शिपिंग कंपनी है जो ई मेथनॉल से चलने वाले 13 कंटेनर जहाज़ों का संचालन कर रही है और 13 और का ऑर्डर दिया है। संयंत्र की सालाना उत्पादन क्षमता एक बड़े 16,000 TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट वाले जहाज को एशिया से यूरोप तक संचालित करने के लिए पर्याप्त है। मायर्स्क एक छोटा जहाज लॉरा मायर्स्क यानी 2100 TEU क्षमता को केवल 3600 टन ईंधन प्रति वर्ष की आवश्यकता होती है। भविष्य में यूरोपियन एनर्जी इस संयंत्र का विस्तार करेगी और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और अमेरिका में इसी तरह के और संयंत्र लगाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2021 में औसत क्रूड बर्थ रेट क्या था? तो क्रूड बर्थ रेट एक नया टर्म आया है, तो इसे अभी हम लोग देखेंगे। बहरहाल पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की सांख्यिकीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 2021 में औसत क्रूड बर्थ रेट 19.3 था, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्रूड बर्थ रेट होता क्या है? तो 1000 जनसंख्या में जीवित बच्चों की संख्या जो होती है वो क्रूड बर्थ रेट कहलाता है। ठीक है, तो 1000 जनसंख्या जब रहेगी और उसमें जितने भी बच्चे जीवित जन्मेंगे वो जो है क्रूड बर्थ रेट कहलाता है। तो ये 19.3 है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो भारत के जन्म दर और प्रजनन दर की बात करें तो भारत की औसत जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट 2021 में 19.3 प्रति 1000 जनसंख्या पर थी और 2016 से 21 के बीच भारत में जन्म दर की औसत वार्षिक गिरावट देखी गई है, जो कि 1.12% रही है। तमिलनाडु में 2.35% की गिरावट देखी गई है, वहीं दिल्ली में 2.23% और केरल में 2.05% में यह गिरावट राष्ट्रीय औसत से दोगुनी रही है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 1.12%। जन्म दर में सबसे धीमी गिरावट
राजस्थान में हुई है यानी 0.48%, बिहार में 0.86% और छत्तीसगढ़ और झारखंड में 0.98% में देखी गई है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जहां जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है। 13 बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म दर राष्ट्रीय औसत से तेजी से घटी है। इनमें सभी दक्षिणी राज्य शामिल हैं। कुल प्रजनन दर की बात करें यानी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो, और कुल पुनरुत्पादन दर की बात करें यानी जीआरआर की बात करें तो भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2021 में 2.0 था, यानी एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो जब ये महिला पूरे जो जीवन काल है, जन्म देने की जो आयु होती है बच्चे के, उस दौरान जितना भी बच्चों को जन्म दे सकती है, तो औसत रूप से निकाला गया है तो वो 2.0 था और ये आयु 15 से 49 मानी जाती है। ठीक है। बिहार की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 था, उत्तर प्रदेश में 2.7, मध्य प्रदेश में 2.6, राजस्थान में 2.4। इन राज्यों में टीएफआर राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। तो राष्ट्रीय औसत तो 2.0 था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रहा है। जीआरआर की बात करें तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करें तो भारत के लिए 1 रहा है, यानी प्रति महिला औसतन 1 पुत्री जो प्रजनन आयु तक जीवित रहती है। यानी कोई महिला है, ठीक है, और उसने एक पुत्री को जन्म दिया और ये अपने प्रजनन काल की आयु तक यानी 15 से 49 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहती है, तो इसका जो रेट है वो कितना है, ये 1 रहा है। ठीक है। बिहार 1.4, राजस्थान और मध्य प्रदेश 1.2 और उत्तर प्रदेश 1.3, इन राज्यों का जीआरआर भी राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएफआर 1.4 और जीआरआर 0.7 रहा है और बड़े राज्यों में यह सबसे कम था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो भार्गवास्त्र एक कम लागत वाला स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम सोलर डिफेंस एंड एरो स्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही यह प्रणाली हार्ड किल मोड में काम करती है, यानी दुश्मन ड्रोन को सीधे नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें तो भार्गवास्त्र एक कम लागत वाला स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है और आज का जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी तरीके से मिलेगा। यह प्रणाली हार्ड किल मोड में काम करती है, यानी दुश्मन ड्रोन को सीधे नष्ट कर देती है। विशेष रूप से ड्रोन स्वार्म को पहचानने और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इसकी पहली परत फर्स्ट लेयर में अनिर्देशित यानी अनगाइडेड है, यानी एक बार आप टारगेट फिक्स कर दिए तो वहां जाकर के हिट करेगा और उसे फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। माइक्रो रॉकेट होते हैं जिसमें, और जिसकी घातक सीमा 20 मीटर तक होती है। दूसरी परत यानी सेकेंड लेयर में निर्देशित माइक्रो मिसाइलें लगी होती हैं जो सटीकता से लक्ष्य को भेदती हैं। यानी जब कोई आप टारगेट है और उसे आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया और यहाँ पर जब वार कर रहे हैं, तो अगर इस टारगेट ने कहीं अपना जगह बदल लिया तो ये यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ सटीकता से लक्ष्य को भेदेगा। यह प्रणाली 2.5 किलोमीटर दूरी तक के ड्रोन को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकती है। यह हाई एल्टीट्यूड यानी 5000 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में भी तैनात की जा सकती है। परीक्षण, तकनीकी विशेषताएं और रणनीतिक महत्व की बात करें तो परीक्षण स्थल
सिवाड़ फायरिंग रेंज गोपालपुर में अभी हाल ही में किया गया है। पहला कंट्रोल ट्रायल 12 जनवरी 2025 को किया गया था और 3 परीक्षण 13 मई को किए गए हैं। 2 बार एक राकेट से फायर किया गया है। एक बार साल्वो मोड में 2 राकेट 2 सेकंड के भीतर दागे गए हैं। तो साल्वो मोड क्या है कि जब लगातार राकेट को दागते हैं तो साल्वो मोड कहते हैं। यह प्रणाली राडार ईओ यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल्स और आईआर सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर और आरएफ रिसीवर यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जैसी विभिन्न सेंसर तकनीकों के साथ एकीकृत रूप से काम कर सकती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल जो होता है यह एक डिवाइस होता है जो कि लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। इंफ्रारेड सेंसर जो पहले टीवी वगैरह में यूज होता था, ठीक है, वो सीधी गमन करती थी। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो अभी आपका सिग्नल चलता है मोबाइल के लिए, यानी आप जब रजाई में भी घुसे रहते हैं, कहीं कोने में भी बैठे रहते हैं तो भी सिग्नल पकड़ता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो ये तीनों प्रकार के सेंसर जो है इसमें उपयोग किए गए हैं और इसका जो है एकीकरण किया गया है। C4I यानी कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स एंड इंटीग्रेशन तकनीक आधारित कमांड सेंटर से सुसज्जित है। इसका रडार 6 से 10 किलोमीटर तक के छोटे हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम है। यह प्रणाली भारत की एयर डिफेंस अम्ब्रेला को और मजबूत करती है और यह मेक इंडिया पहल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर का आज का प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन इस समय चल रहे हैं। जितने भी सेशन होते हैं आप लोग मिस न किया कीजिए, क्योंकि जो भारत में गतिविधियां हैं ख़ासतौर से पाकिस्तान को लेकर के, डिफेंस सिस्टम को लेकर के वो बढ़ गई हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।